नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, जहां खबरों को गढ़ने वाले हर खबर का हर पहलू, हर नजरिया आप तक पहुंचाते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल देरी न करते हुए अपने मेहमानों का परिचय पहले करा देती हूं आपसे, फिर विषय पर आते हैं। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं राखी जी बैठी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप इनको सुनते रहे हैं, महिला मुद्दों को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अनुराग वर्मा जी, जिनको आप बहुत पसंद भी करते हैं, कमेंट के जरिए भी बताते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, जिनके तर्क और जिनकी टिप्पणी निश्चित तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुननी चाहिए और बतौर वोटर आपको भी सुननी चाहिए। जयदीप कर्णिक, अमर उजाला के डिजिटल के संपादक, हमारे साथ मौजूद हैं। विषय, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और इस वक्त इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पहले फेज की वोटिंग ने थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज को भी निराश किया है और उन लोगों को भी निराश किया है जो कि अपने वोटर से काफ़ी उम्मीद लगाए रखते हैं। विषय है मुद्दा। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है, आप सब बतौर वोटर भी इस पर सोच सकते हैं। हालांकि पहले चरण की वोटिंग के बाद ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा देरी से पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा था कि फर्स्ट फेज की वोटिंग में शायद उसका असर दिखाई पड़ेगा और वैसा ही हुआ। इस बार मुद्दा क्या है? क्या सनातन को लेकर एक दूसरे पर आक्षेप करना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, यही मुद्दा है? बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है, फिर चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 2004, 2009, 2014 बीजेपी ने जब अच्छी जीत हासिल की, 2019 जब बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। पिछले अगर 4-5 चुनावों को देखा जाए तो ये मुद्दे एक आमतौर पर दिखाई देते रहे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा हमेशा से किसी भी चुनाव में एक्टिव रहा है। इस बार वो कहाँ मिसिंग है और इस बार वो मुद्दा है क्या जिसको लेकर वोटर अपने घर से बाहर निकले? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। सबसे पहले शुरुआत आज राखी मैम से करेंगे। लेडीज़ फर्स्ट का मुझे अभी आदेश हुआ था सर की तरफ से कि लेडीज़ फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। जो मुद्दा हर बार इससे पहले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता रहा है, वो मुद्दा इस बार कहाँ नजर आता है? जैसे अभी राम मंदिर का अगर मुद्दा बात कर लें तो 2019 तक बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, घोषणा पत्र में 370 की बात हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी। इस चुनाव में आप कौन सा मुद्दा देखती हैं जिस पर वोटर घर से बाहर निकले? नहीं, राम मंदिर का भी है और लोगों में खुशी है कि एक जो वायदा था वो पूरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों जिनको हमने सुना उनमें ये बात नज़र आई कि वो इस चीज़ से एक आश्वस्त से दिखते ज़रूर हैं और जो उनकी आस्था है तो ये कहीं ना कहीं है। लेकिन इन सब से बढ़कर, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी बता रही थी, या फिर सनातन की बात होती रहे, जो हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की भी बात आप जो कर रही थी, लेकिन उसके अलावा जो बात आती है कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कई जगहों पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे अभी राजपूत महापंचायत की बात, तो कम्युनिटीज की बात है कहीं ना कहीं। कुछ जगहों पे हमें पता है कि कास्ट इज अ फैक्टर, अगर हम जाए बिहार में तो बिल्कुल है। उन जगहों पे जाति भी हमको दिखाई दे रही है। तो हम ये नहीं कह सकते एक अंडरलाइंग इशू या एक मुद्दा हम कह सकते हैं। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रांतों पे हमें अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर ज़रूर ये लोग चाहते ज़रूर हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। तो एक मैं कहूँगी कि रोज़गार के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बात की है, तो रोज़गार उनको चाहिए, बेहतर ज़िंदगी चाहिए, ये ज़रूर एक अंडरलाइंग फैक्टर ज़रूर है। और ये विश्वास मैं फिर कहूँगी कि उनको कहीं ना कहीं अंडरलाइंग अभी भी लगता है, क्योंकि एक बतौर चेहरा कुछ और उभर कर नज़र नहीं आता दिखता कि मोदी जी ये कर दिखाएंगे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे वो नज़र आती है। तो क्या किस तरह के नेता अलग अलग जगहों पे अपने आप को कितना आगे उठा पाए? अगर आप दक्षिण भारत में फिर देखें तो दक्षिण भारत के मुद्दे कुछ अलग ही मुद्दे हैं। वहाँ पर मुद्दे अलग ढंग से उठाए भी गए हैं और वहाँ पर बहुत जोर लगा है। मोदी जी ने बहुत सारी रैली वहाँ पर की है और बीजेपी इस बार सोच रही है कि उसका प्रदर्शन कहीं अच्छा होगा। ये अलग बात है कि अन्नामलाई जी ने अभी सवाल उठाए हैं। मेहनत काफ़ी की है, जैसा कि कोई कह रहा था कि अन्नामलाई जी जो है वो उनका नाम अब सब लोग जान गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग नॉर्थ ईस्ट की हमने बात कर ही ली, तो अलग अलग जगहों पे मैं कहूँगी कि अलग अलग मुद्दे हैं। नारियों का जहाँ तक मुद्दा है तो हालांकि एड्रेस किया गया है, लेकिन नारी शक्ति जो है वो बहुत विश्वास करती है। अगर आप उनसे अक्रॉस द बोर्ड पूछें तो कहेंगे हाँ मोदी जी के लिए, लेकिन नारी शक्ति को ये भी चाहिए कि उनके लिए क्या क्या किया गया, क्या सुविधाएं हैं, सुरक्षा का क्या माहौल मिला या कितना मिला, ये सब है अभी भी मुद्दे। लेकिन एक मुद्दा कंसोलिडेट या 2-4 मुद्दे हम नहीं कह सकते हैं कि हम इन्हीं को मुद्दा मान लें इस इलेक्शन का। मुझे लगता है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। अवधेश सर,
किसी का मैनिफेस्टो बहुत मजबूत मुद्दे के साथ नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस की बात करिए, बीजेपी की बात करिए, युवाओं के लिए अलग बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग बात कर रहे हैं। कोई ऐसा मजबूत विषय आपको लगता है जिस पर कि वोटर घर से बाहर निकलेगा इस चुनाव में? जैसे पिछली बार, जैसे 2019 का सर कह रहे थे, एक बालाकोट बहुत बड़ा मुद्दा था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो बहुत शानदार है। वो भारत के वर्तमान, अतीत, भविष्य को देखते हुए बड़े भारत को कैसा होना चाहिए अपने अंदर बाहर से, उसकी दृष्टि से एक व्यापक विजन है उसमें, उसी हिसाब से लक्ष्य निर्धारित है और उसको पूरा करने का उसमें संकल्प भी दिखता है। व्यवहारिक कार्य योजनाएं हैं जिसको देखने के बाद आम व्यक्ति कहेगा कि यह संभव है। ये घोषणा पत्र के आधार पर बाकी पार्टियों को बीजेपी का विरोध करें, लेकिन उनसे सीखने की आवश्यकता होती है कि आप कैसे सीखते हैं। आपने जो है न्याय और गारंटियां दे दी है। ज्यादातर पार्टियों ने इस बार लोक लुभावन फ्रीबीज किया है, बीजेपी ने भी थोड़ा किया, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाना है वो कैसे बनाना है। 15 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन 15 लाख पर विचार विमर्श हुआ है कि उनमें कौन कौन फाइनेंशियली फिजिबल है, कौन स्टेट के मुद्दे हैं, कौन केंद्र के मुद्दे हैं, उसके आधार पर विचार विमर्श करके और फिर उसको बनाया गया है। तो बहुत ही शानदार घोषणा पत्र है। उसमें तो कहीं मुझे डाउट ही नहीं है, उसको मैंने पढ़ा है, उस पर लिखा भी है कि बाकी पार्टियों से अलग है और बिल्कुल दिखाई देता है कि एक पार्टी भारत को कहां ले जाना चाहती है। तो अंततः मुद्दे वही होना चाहिए, व्यक्ति को माने उसके जीवन यापन, उसका जीवन जो व्यक्तिगत है उसमें खाना पहनना, उसकी शिक्षा, वो सब तो चाहिए, लेकिन व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठा करके समष्टि के साथ जोड़ने की, समाज के हित, राष्ट्र के हित और अंततः जो एक भारतीय संस्कृति का है वो वैश्विक हित से अपने को जोड़े, यही मुद्दा बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी अंदर से। उसकी दृष्टि से उसमें बहुत कुछ है। हमारे देश में उस प्रकार से पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश नहीं हुई, इस कारण व्यक्ति संकुचित हो गया, फिर वो जातों में सिमट जाता है, परिवार में सिमटता है। तो चुनाव के समय केवल वही नहीं होना चाहिए, चुनाव के समय व्यक्ति को अपने दायरा विस्तारित करने का, समाज से अपने को जोड़ने का, दूसरों अपने साथ साथ दूसरे के सुख की चिंता करने का, यह भाव भी चुनाव के समय पैदा होता है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत ही शानदार है। उसमें बताया है कि हमको अगर महाशक्ति होना है, आर्थिक शक्ति होना है, तो केवल बाकी अमेरिका लिखा हुआ नहीं, हमको अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत के साथ होना है ताकि विश्व के कल्याण की जो हमारी भावना है उस दृष्टि से भारत की भूमिका हो। और आगे बढ़ने के लिए रोजगार है, जैसे मोदी जी ने कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, टूरिज्म, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देती है, इकोनॉमी को भी बहुत सर्किल को जो है बढ़ाती है। तो उसके हिसाब से जो भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ है जगह जगह, और उसकी योजनाएं हैं कैसे हम विकास करेंगे, कैसे उसको प्लेन से जोड़ेंगे, सब चीजें हैं उसमें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत कुछ है। तो घोषणा पत्र है, लेकिन समस्या यह आ गई है कि जो घोषणा पत्र है उसकी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जनता के बीच उसी जन जागरण के साथ, उसी तेवर के साथ कि लोगों के अंदर वो भाव पैदा हो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अंततः समस्या यहां आ जाती है। तो दूसरी स्थिति देखिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, यही बात है कि चुनाव में मुद्दे क्या है, तो है मुद्दे होने क्या चाहिए। क्या अभी भी हमारा चुनाव 1990 के दशक या जो जनता पार्टी मंडलवाद के दौर में ही रहेगा? क्या हमारा चुनाव अभी भी उसी संकुचित क्षेत्रवाद के आधार पर रहेगा, या हमारा चुनाव अब धीरे धीरे 47 से इतने साल हो गए एक राष्ट्रभाव के आधार पर खड़ा होगा? क्या हमारे यहाँ जो है लोगों को पुरानी जो परंपरा है कि नौकरी मिले या तो तभी जीवन चलेगी, या उससे बाहर निकालने की जरूरत है कि जीवन जीने के व्यापक आयाम है उनसे चलो? तो पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या यह है कि चुनाव जीतने के लिए कोई कह देगा कि हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, जैसे आरजेडी ने कह दिया 1 करोड़ रोजगार। टोटल जो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की संख्या है इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस 74 लाख है टोटल। कहां से दोगे? तो आप अगर क्या 1 करोड़ अलग से कहां से दे दो? मान लो उसमें 10% खाली होगा, 20% खाली होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आ जाएगी, तो पता भी नहीं है ना, इसलिए मुद्दे बना देते हैं, लोग बहल जाता है कि इतनी नौकरी दे देंगे। सर, इस सैद्धांतिक रूप से घोषणा पत्र में सब सही है, लेकिन बाहर तो खाली वही सनातन। नहीं, देखिए आप सनातन के साथ मेरी वो देखना नहीं है, ये देश के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन उस पर ठीक बहस नहीं हुई कि इस देश में जो निरीश्वरवाद की एक धारणा थी, सनातन विरोध की धारणा थी, जो तमिल वगैरह में पैदा किया गया, वो अपने विचार के साथ खड़े हुए हैं, उस पर बहस होने की जरूरत है।
जो सनातन पर सवाल उठाए गए हैं, महात्मा बुद्ध के, हमारे यहां तो शस्त्रार्थ की परंपरा है, उसने उठाया है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उस पर देश में बहस होनी चाहिए कि सनातन क्या है, सनातन के विरोध का उनका आधार क्या है, इस पर पॉजिटिव बहस हो देश में, वो बहस चुनाव में जाए। ये बीजेपी की ज्यादा जिम्मेवारी थी, और जिन्होंने सनातन का विरोध किया उनकी भी जिम्मेवारी थी, वो पीछे हट गए, उसको छोटे छोटे इशू में बांट दिया है। अगर वो पेरियार को मानते हैं, अन्नादुरई को मानते हैं, तो उस विचार को लेकर सामने आना चाहिए था, और बीजेपी के लोग जैसे अन्नामलाई ने उसको जाना चाहिए था, देश में एक वातावरण बनता। वो बहुत ही अच्छा मुद्दा था अंततः। देखिए, हमारे देश का महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य दुनिया के सभी देशों के लक्ष्यों से भिन्न है। हम केवल खाने कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम संपूर्ण मानवता के लिए अपनी बलि चढ़ा सकते हैं। ये है भारत की कल्पना। तो वो जो बात थी ना, वो मुद्दा इस देश में बन ही नहीं रहा है कि आम भारतीय के अंदर वो भाव पैदा हो। तो चुनाव में इस बार तो बहुत अच्छा इशू था कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस रामलला को उस रूप में प्रेजेंट किया कि राम और राष्ट्र चेतना क्या है, और राष्ट्र की चेतना उसमें आया। राम रोटी इंसाफ की बात होने लगी थी, एक तरफ सनातन का विरोध शुरू हो गया था, फिर कॉमन सिविल कोड हमारे देश में आ गया है, तो इसीलिए ये आ गया है। सारे मुद्दे थे, लेकिन इस पर ना तो विपक्ष ने सही ढंग से इसको उठाने की कोशिश की है नहीं, लेकिन हम लोगों का दायित्व है, पत्रकारों का दायित्व है कि हम अपने स्तर से, जैसे अमर उजाला का खबरों का खिलाड़ी इतना लोकप्रिय डिबेट है कि मुझे भी कहीं एक आध महीने बाद कोई ना कोई बड़ा आदमी कोई ना कोई एक मोबाइल पर भेज देगा कि आपका ये चल रहा है। मैं तो देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे भी भेज देता है। तो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे कल्पना, विवेकानंद, चाहे महर्षि अरविंद, सबने यही तो कहा था कि दुनिया ने जिन प्रश्नों का आज तक समाधान नहीं पाया है, भारत की आजादी के साथ उन सारे प्रश्नों के समाधान होगा, क्योंकि भारत उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो वो एक चेतना जगाने की आवश्यकता है। चुनाव के समय वो पार्टियां नहीं जगाती, मुद्दे सारे रहे हैं, लेकिन अब कहीं जाति का सम्मेलन आप कर दीजिएगा, जाति के आधार पर टिकट दे देते हैं, आपको जहां गठबंधन नहीं चाहिए वहां गठबंधन कर लेते हैं जबरन, अपने हिसाब से ऊपर से आप थोपते हैं। दूसरा उठता है तो अजीब अजीब तरह से चुनाव होने लगा है, तो उसमें नहीं बन रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। पॉलिटिकल पार्टियों ने जो भारत के मुख्य मुद्दे होने चाहिए उससे ऊपर उठाने की जो आवश्यकता थी उसमें नहीं किया है। बीजेपी की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी कि नरेंद्र मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है कि देखो 200 सीट तो उनका हमेशा निश्चित था, 40-50 उम्मीदवार एक आदर्श तरीके का उस पर खड़ा होना चाहिए था, जिसको दिखा के बोला था कि ये है संजमी, ये है त्यागी, ये हमारे भारत का असली जो है ये राजनेता है, और ये है भारत का भविष्य। वो सब चीजें करने की आवश्यकता है, आज नहीं की तो आगे आवश्यकता है। ये सब मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल वो मिसिंग है जी। जोड़ना ये चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से विजन 2047 की जो बात है, जिसके पीछे उन्होंने ऑलरेडी एक बैठक भी कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक भी कर दी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो एक तरह का एक विजन जो दिया है वो बहुत ही, और ये सही कहा आपने कि जो पूरा विजन डॉक्यूमेंट है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हिस्सा भी रहे, तो उसको अगर जिस तरह से देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा है। मैंने रोजगार की भी बात की है, लेकिन हमें स्टार्टअप इंडिया की भी बात नहीं भूलनी चाहिए। स्टार्टअप्स को कैसे बूस्ट मिला है, कितनी कोशिशें हुई हैं ये भी नहीं भूलना चाहिए, कितने हमारे नए लोग आगे आए हैं ये भी नहीं भूलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ही पर्पल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा केस स्टडी है, जिसमें कैसे स्टार्टअप्स को, फार्मर्स को बहुत अच्छा लाइवलीहुड मिला है। तो मैं कहूँगी कि ये विजन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें निहित है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, बट वही है कि हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव में ये फिलहाल परिलक्षित किस तरह से हो रहा है, लोग कैसे इस चीज़ को एक सिपाही की तरह मैं कहूँगी कि आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विजन बहुत अच्छा है, और विजन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे देख रही है। टेक्नोलॉजी की बातें हैं, AI की बात हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रही है, रिड्रेसल की बात हो रही है, लोगों की आम समस्याओं की। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जैसे फिर हम आएंगे लोकसभा चुनाव पर कि वहाँ ले देकर फिर हम जाति की बात करने लगते हैं, ले देकर हम कुछ और चीज़ों पे उलझ जाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर। ठीक है अनुराग सर, अभी आपने इन दोनों लोगों को सुना, जिस तरीके की बात अभी इस वक्त दिखाई पड़ रही है, जो तस्वीर अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर है, या यूं कहें कि वोटर्स की उदासीनता को लेकर है, मुद्दे तो मिसिंग हैं, नो डाउट। पिछले चुनाव में भी जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए थे वो मुद्दे इस चुनाव में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सनातन की बात चाहे प्रधानमंत्री मोदी कहें किसी भी मंच से, या फिर विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ PM मोदी का विरोध करने में ही रह गए, या यूं कहें कि सिर्फ यही उनके पास एक मुद्दा था। शायद आप इस पे थोड़ा सा और नजर डालें। प्रतीक्षा, मुद्दे बनाना जो काम होता है वो विपक्ष का होता है। जो सरकार जो भी है
वो तो ये कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी परफॉर्मेंस में हमको वोट दीजिए, हमारी परफॉर्मेंस, हमने इतनी सड़कें बना दी, इतने पुल बना दिए, इतने स्कूल कॉलेज बना दिए, ये सारी सरकारें करती हैं। इन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर बना दिया, और सभी ने, यूपीए 1 ने कहा कि हमने न्यूक्लियर डील कर ली, सबने अपने, सरकार तो अपनी तारीफ ही करती है ना, लेकिन मुद्दा बनाना काम होता है विपक्ष का। विपक्ष ने क्या मुद्दा बनाया? अगर आप पिछले 1 साल का विपक्ष का मुद्दा देखिएगा तो इंडिया अलायंस बन रहा है, इंडिया अलायंस नहीं बन रहा है, इंडिया अलायंस बन रहा है, फिर थोड़ा सा बन रहा है, इंडिया अलायंस अब इंडिया अलायंस हो गया, इंडिया अलायंस नहीं इंडिया अलायंस है। तो विपक्ष ने ये मुद्दा बनाया। विपक्ष ने कोई ऐसा मुद्दा दिया ही नहीं जिसको जनता मुद्दे के तौर पे देख सके। और राहुल जी मुद्दा बनाने की अपनी जो कवायद में उन्होंने मुद्दे से ज़्यादा एक हास्य विनोद जनता को दे दिया। तो ये जो पिछले 1 साल से जो मुद्दे बनने थे वो नहीं बने, तो उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जो राम मंदिर दे दिया, सनातन दे दिया, उस पर चुनाव हो रहा है। भाई सरकार तो वही करेगी ना जो जनता को उसे देना आसान लग रहा है, जो उसके फायदे का दिखे। क्योंकि विपक्ष जब आपको मुद्दा नहीं दे पा रहा है तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने वो दे दिया कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, हमने बना दिया। वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और सनातन पे जो, जैसा अवधेश जी ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात थी, जो एक मिसिंग थी पिछले बहुत सालों से, वो इस सरकार ने हमें और आपको उस अपनी संस्कृति और अपने धर्म पे गर्व करना सिखाया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो सरकार ने कहा कि ठीक है, ये हमारा मुद्दा है। यहाँ पे काम, जितने भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए वो सब चूचू का मुरब्बा निकले, किसी में कोई दम नहीं थी। कि आपने पहले हर चुनाव में आप ईवीएम का मुद्दा उठा देते हो। अगर आप इतने श्योर हो कि ईवीएम में सारी टेम्परिंग हुई है, विपक्ष सारा इंडिया अलायंस मिलकर उसका चुनाव का बहिष्कार कर दे, सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन उन्हें भी पता है कि ये तो सिर्फ अपनी हार को छुपाने के लिए, अपना मुंह छुपाने की एक्सरसाइज है कि ईवीएम पे डाल देंगे और हम बच जाएंगे। अगर इतना बड़ा मुद्दा होता तो ये तो चुनाव का बहिष्कार कर सकते थे। अगर सारा का सारा विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर दे तो ये मुद्दा, अगर ये होता तो ये बहिष्कार करते, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है। आपने मुद्दा दूसरा क्या उठाया? 2 व्यापारियों का नाम लेके कि देश भेज दिया, देश भेज दिया। कहां बिका? मतलब आपके कहने से बिक गया। इंडिया अलायंस की सीटें, जो परिवार भी क्लियर नहीं है। प्रियंका जी अलग सीटें बताती हैं बीजेपी के, राहुल जी अलग सीटें बताते हैं। अरे पहले घर में तो अपने सलाह कर लो, तब तो बाहर पार्टी के अंदर। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर तो सलाह छोड़ दीजिए, घर के अंदर भी सलाह नहीं हो रही है। तो ये जो है मुद्दा बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो विपक्ष की थी, और उसमें वो बुरी तरह फेल हो गया। विपक्ष मुद्दा बनाने में फेल है, शायद इसलिए लगातार बीजेपी सनातन के मुद्दे को उठाती रह रही है, राम मंदिर के मुद्दे को उठाती रह रही है, और इस चुनाव में पूरी तरह से मुद्दा सनातन और राम मंदिर पर टिक गया है। कितना सहमत है? देखिए, पहली बात तो ये विजन की बात हो रही थी ना, तो हमें लगता है देश के राजनीतिक दल विजन से ज़्यादा टेलीविज़न पर निर्भर है। तो इसलिए जो है वो विजन की बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं जो जल्दी से बाइट बने, तीखी हो, मसालेदार हो, टेलीविज़न उसको तुरंत कैप्चर कर ले और उस पर टीआरपी मिलने लगे। तो आप हर नेता का बयान देखिए, वो बड़े से बड़े नेता का बयान देखिए, उसमें तुकबंदी होगी, उसमें जो है कुछ ऐसा चुटकुलेबाजी होगी। तो वो टेलीविज़न आधारित जो राजनीति हो गई है, इसलिए विज़न कहीं मिसिंग है पूरी राजनीति से। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। जैसे अभी अवधेश जी ने कहा, अच्छी बात की, भाजपा का घोषणा पत्र मैंने भी देखा है। घोषणा पत्र कांग्रेस का भी बहुत अच्छा है, उसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और पूरा मैंने पढ़ा, भाजपा का भी पढ़ा। घोषणा पत्र दोनों ठीक है, लेकिन घोषणा पत्र पर जोर कौन दे रहा है? अभी आप यहीं अपने दफ्तर में पूछ लीजिए कितने लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा है। घोषणा पत्र पर इस देश में कहीं वोट हुआ है क्या? सन 52 से लेकर के और 2024 तक घोषणा पत्र खाली एक औपचारिकता मात्र रह गया। राजनीतिक दल जो है, ना तो जनता पूछती है चुनाव के बाद कि आपके घोषणा पत्र में ये वादे थे, आपने क्या किए। तो इसलिए घोषणा पत्र का औपचारिकता रह गया है। अब जैसे भी अनुराग जी ने कहा कि मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। कई बार सरकार भी मुद्दा बनाती है
अपने चाहे कामों को लेके या चाहे अपने एजेंडे को लेकर के, और कई विपक्षी बनाता है। इंदिरा गांधी ने बना दिया था राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा, मोदी जी ने बना दिया था 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, सरकार का मुद्दा, सरकार ने बनाया था मुद्दा। तो मुद्दा जो है दोनों बनाते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। अब सनातन, जैसे सनातन की बात है, सनातन का बहस राजनीति का विषय ही नहीं है भाई, वो चुनाव का मुद्दा नहीं है। सनातन एक आध्यात्मिक चिंतन का, उस पर बहस हो, एक सार्वजनिक विमर्श बहस हो, विद्वानों के बीच में बहस हो, मीडिया में हो, अखबारों में हो, लेखों में हो, पत्रिकाओं में हो, सामाजिक संगठनों के बीच में हो, संवाद हो, जो संवाद की परंपरा देश में रही है तमाम सारे विद्वानों के बीच में, वो है सनातन मुद्दा ही नहीं है। अभी बहस की जैसे बात की, बहस का माहौल कहाँ है? अगर एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरी तरफ तो उसको देशद्रोही कोई कह देगा, कोई हिंदू विरोधी कह देगा, कोई उस पर FIR हो जाएगी किसी दूर दराज इलाके में, तो वो जो है कचहरी निपटाता घूमे। कहाँ बहस का माहौल है? बहस तो तब होती है कि अगर मान लीजिए अवधेश जी ने कुछ बोला और विनोद जी के पास उसका जवाब है, तो मैं उसका तार्किक जवाब दें और वो उसका तार्किक जवाब दें, बजाय ये कि हम उनके ऊपर कोई आरोप लगाएं, वो मेरे ऊपर आरोप लगाएं। तो यहाँ तो जिस भोंडे तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की बात की, बहुत बेहूदे तरीके से, मैं तो कहता हूँ, और उतने ही बेहूदे तरीके से बाकियों ने उसका जवाब दिया। सनातन भाई, पेरियार ने एक बहस शुरू की थी और पेरियार की फॉलोइंग साउथ में है, उसका जवाब यहाँ से विद्वानों को देना चाहिए उन सारे मुद्दों का, और एक अच्छी बहस होनी चाहिए। आदि शंकराचार्य जब केरल से चले थे, जब मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था और द्वैत और अद्वैत पर जब बहस, तो वो कोई एक दूसरे पे ये थोड़ी हुआ था कि किसी को सनातन विरोधी घोषित कर दो या बुद्ध को इस देश ने वो कर, तो वो तो माहौल ही नहीं है हर चीज़ को। अब जहाँ तक मुद्दे की बात है कि विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया, सवाल ये हम विपक्ष को देख कितना रहे हैं। एक ऐसा बता दीजिए सभा जहाँ विपक्ष के नेता ने बेरोजगारी को, महंगाई को, अग्निवीर का जिक्र न किया हो, और मुद्दा कैसे बनाया जाता है चुनाव के समय? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, आप अपने वोटर्स को भी तो नहीं बता पा रहे हो ना। क्यों नहीं बता पा रहे? आपको हमको लगता है वोटर्स को नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जब अगर जाइए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, लोगों के बाइट्स देखिए, आप अपने अमरउजाला.com में देख लीजिए, हमारी जो टीमें घूम रही हैं, जो गाड़ियां घूम रही हैं, उनके पास अब लोग, उनके वीडियो देखिए, लोग बात करते हैं उन मुद्दों की, जो जिस पक्ष में जिसको जो मुद्दा सूट कर रहा है। सरकार, भाजपा के पक्ष वाले भाजपा के मुद्दों की बात करते मिल जाएंगे, विपक्ष के पक्ष वाले विपक्ष के मुद्दों की बात करते जाएंगे। अगर मुद्दे नहीं है, अगर वो बात क्यों कर रहे हैं? अगर उन तक पहुंचे नहीं हैं तो पहुंचे हैं मुद्दे। अब हाँ, लेकिन इस चुनाव में ये पूरा चुनाव विकेंद्रित हो गया है। पिछले दोनों चुनाव 19 और 14 केंद्रित थे, ये विकेंद्रित हो गया चुनाव। जैसे अभी राखी जी ने कहा कि जम्मू नहीं बिखरा नहीं, मैं इसको विकेंद्रित मानता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, राज्य के नहीं, चुनाव क्षेत्र तक के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, इतना विकेंद्रित हो गया है। और मुझे लगता है ठीक है, ये जरूरी नहीं हर चीज बिल्कुल एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति के नाम पर लड़ी जाए। एक मुद्दा जैसे बिजली की चोरी करते हैं, मतलब अगर क्षेत्रीय भी कोई मुद्दा है, अगर किसी क्षेत्र में कोई समस्या है और उस पर लोग वहां रिएक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यही तो डेमोक्रेसी है। वरना राष्ट्र के नाम पर आप बाकी सब भूल जाएं तो ये तो फिर वही हो गया कि राष्ट्र क्या है? कोई जंगल जमीन पहाड़ राष्ट्र है? अगर राष्ट्र लोगों से बनता है, अगर लोग नहीं होंगे, लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा, उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनके सुरक्षा, उनका सम्मान यही नहीं होगा तो आप किसी कोई निर्जन द्वीप थोड़ी राष्ट्र होता है। राष्ट्र का मतलब जो है लोग होते हैं, लोग, और लोगों की समस्याएं ही मुद्दा होती हैं। तो ठीक है, 2 चुनाव हमने राष्ट्र के नाम पर लड़ लिए, 14 और 19 का, अब एक क्षेत्रीय मुद्दों में नाम लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? जो जहां भारी पड़ेगा वो वहां जीतेगा। लेकिन सर फिर भी देखिए ना, विपक्ष जब एक भी हुआ, मैं चाहूंगी कि आप इस पे और विस्तार से बताएं, विपक्ष जब एक भी हुआ तो भी उनका जो एक मुद्दा है वो मोदी जी का विरोध है, अगर आप देखा जाए। और ओवरऑल जो वोटर्स भी हैं, जैसे आम लोगों से आप मिलिए तो उनकी नाराजगी भी होती है, तो वो यही कहते हैं, अरे वो तो खाली मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। विरोध नवाज शरीफ पर किया जाएगा जिसको विरोध करना है, या वो शी जिनपिंग का करेंगे विरोध? नहीं, सिर्फ नहीं, इंदिरा गांधी का विरोध नहीं करते थे। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगता था, सारा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी का विरोध करता था। सारा विपक्ष एकजुट होकर राजीव गांधी का विरोध किया 89 में, सारे विपक्ष एकजुट होकर नरसिम्हा राव का विरोध किया।
तो सारे विपक्ष ने मनमोहन सिंह का विरोध किया। तो सर वो भी तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे ना, मैं यही बात तो कह रही हूँ। नहीं, ये क्यों नहीं स्पष्ट? जिनके भाई, अगर मैं मोदी जी का समर्थक हूं तो मुझे नहीं समझ में आएगी मोदी हटाओ देश बचाओ, और मोदी जी का मैं विरोधी हूं तो मुझे आएगी समझ में। ये तो देश जब ओपिनियन बढ़ती है तो यही होता है। जिनको समझ में, इंदिरा हटाओ के समय नारे लगाता था विपक्ष, लेकिन इंदिरा हटाओ जिनको नहीं समझ में आता तो इंदिरा जी वोट देते थे, और जब समझ में आ गया तो 77 मारा दिया। तो इसलिए ये कहना जो है कि मोदी जी का विरोध हो, तो किसका विरोध करेगा भाई? विपक्ष अगर कहेगा कि ये सरकार ये नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? अगर उस विपक्ष के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं, अगर विपक्ष कह रही है कि सरकार कह रही है ये कमी बेरोजगारी है, महंगाई है, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है? देश में जब उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री को है तो जाहिर है जो विफलता है उनका श्रेय भी जाएगा। तो विपक्ष तो कहेगा ही। क्या मनमोहन सिंह तो के बारे में तो ये था कि वो, उनको तो विपक्ष का आरोप था कि वो तो रिमोट कंट्रोल चलते हैं, फिर भी मनमोहन सिंह को हटाने की बात हुई थी प्रधानमंत्री, क्यों? कुर्सी में एक ही आदमी बैठेगा ना। तो ये भी एक नैरेटिव सत्ता पक्ष ने बना दिया कि इनका तो खाली मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उससे बड़ी लाइन तो खींच ही नहीं पा रही ना विपक्ष, इसीलिए तो सनातन का मुद्दा इतना ये अभी आपको कैसे पता टिक पा रही नहीं टिक पा रही? नतीजे आ गए क्या? ठीक, अभी तो वोट पड़ा है ना। और सनातन का मुद्दा कहाँ चल रहा है? सनातन का मुद्दा तो उन्होंने उठाया, उनको जो फायदा नुकसान होना होगा वहां होगा, यहाँ कहाँ चल रहा है? और ये बताइए, देश के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आज भी हम सब मानते हैं। उनके भाषण सुनिए, उनके भाषणों में उनके घोषणा पत्र का जिक्र है कहीं? क्या जिक्र है? कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का है। अभी ये मंदिर नहीं गए कांग्रेस वाले, ये जो है अभी कल अमरोहा में से दानिश अली के लिए उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं लगा सकता वो। तो जब प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिनको अगर वो अपने घोषणा पत्र में बोलेंगे तो लोगों को जाएगा, उनको बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है उनकी अपनी राजनीति होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है विपक्ष के मत्थे पे थोप देना कि विपक्ष बिल्कुल नकारा, विपक्ष बिल्कुल निकम्मा। अरे भाई विपक्ष क्या करे? ऐसा नहीं है कि विपक्ष में कमियां हैं, निश्चित रूप से। अब एकता की बात है, इंडिया गठबंधन बना, बड़ा हल्ला मचा, उसको लेकर के बहुत बेचैनी हुई, फिर 3 बैठकें हुई, लेकिन जिस तरह उसको बनना चाहिए था जो फॉर्म, वो नहीं बना। उसका कोई कॉमन मैन प्रोग्राम नहीं आया, उसके जो है जिस तरह समान रूप से होना चाहिए नहीं हुआ, सही बात है। लेकिन फिर भी जैसा है जो है, तो इतना भी हम विपक्ष को लेके अत्याचारी न हो जाए मीडिया के, बतौर मीडिया, कि हम विपक्ष को। एक चीज कहना चाहूंगी, जो विपक्ष है, खासकर आपने कांग्रेस की बात की, जब अपनी पार्टी को ही एकजुट करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जब हम पार्टी को ही नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं तो आगे इश्यूज को कैसे लेकर जाएंगे? ये बात तो है। इसके भी 2 पहलू हैं। ज्यादातर लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं या दूसरे दलों में गए, लेकिन कई लोग बीजेपी या दूसरे दलों से कांग्रेस में भी आए हैं। सीटिंग एमपी अगर कांग्रेस में आ रहे हैं वो खबर नहीं है, लेकिन एक प्रवक्ता जो 2 बार चुनाव हार चुका है विधानसभा का, वो जाता है बीजेपी में, बड़ी खबर बनती है। ये कौन जिम्मेदार इसका? ये ठीक है, ये तो वाली ऐसा बहस तो मुझे लगता है कि हमारी दृष्टि भी संतुलित होनी चाहिए एक मीडिया पर्सन के रूप में। जी। देखिए, पहले दौर के चुनाव के बाद अब ये सभी इस देश के गंभीर राजनेताओं को, पार्टियों की जिम्मेवारी है कि ये जो मूल्यों और मुद्दों पर ये बिखरा हुआ चुनाव है, इसको पटरी पर लाने की कोशिश हो। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस समय का जो कुछ करेंगे वो 1000 वर्षों तक भारत का भविष्य निर्धारित करेगा, तो उस प्रकार से मुद्दे और उस प्रकार से मूल्य इस चुनाव में दिखने चाहिए। वो सबकी जिम्मेवारी हो गई है इस समय लाना कि इस ढंग से। दूसरी बात जो है, मैं कोई टिप्पणी इन पर नहीं करूंगा, कभी आगे इस पर बहस कर लेंगे कि राष्ट्र जो है हमारे यहाँ कभी भूगोल या राजनीति का विषय रहा ही नहीं है। राष्ट्र का मतलब एक जीवन मूल्य और जीवन दर्शन होता है कि उस जीवन दर्शन को हमने जीवन शैली के रूप में अपनाया है, उसमें खाना पीना सब है। आगे इस पर बहस कर लेंगे। मेरा केवल इतना ही कहना है कि वाकई ये चुनाव पहले दौर में जो मतदाताओं की, कार्यकर्ताओं की थोड़ी उदासीनता है, वो मुद्दों के कारण ही है। मुद्दों पर लोग भ्रमित मुद्दों के कारण है। मुद्दे ही लोगों को आलोड़ित करके सामने लाते हैं काम करने के लिए। चुनाव में जो उदासीनता है उसके कारण, इसलिए सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेवारी है कि उसने 2014 से इस देश में मुद्दे और इस देश में नैरेटिव सेट किया है और दूसरे लोगों को उस पर रिएक्ट करना पड़ा है। एक लाइन में खाली बिल्कुल मैं सहमत हूँ अवधेश जी की हर बात से कि राष्ट्र की एक संस्कृति रही है, लेकिन हमारे राष्ट्र में ये भी एक भूखे भजन न होए गोपाला।
मुद्दा कहाँ मिसिंग है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हम पिछले जितने भी चुनाव देखे हैं, अभी आपने सबको सुना भी, नो डाउट कि एक हार्डकोर मुद्दा चुनाव का होता है जिसे कि हमेशा से उठाया जाता रहा है, वो मुद्दा इस चुनाव में कहीं ना कहीं मिसिंग है। सबको आपने सुना। मैं चाहूँगी विस्तार से इस कार्यक्रम की चूँकि अंतिम टिप्पणी है इसलिए आप उस पर अपनी बात रखें। और दूसरी चीज़ कि कितना एक्टिव इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को होना चाहिए था, चाहे विपक्ष को लेकर चाहे सत्ता पक्ष को लेकर। मामला वहीं सनातन पर घूम रहा है, कोई दूसरी चर्चा नहीं दिख रही। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा प्रतीक्षा कि दुनिया में और देश में और समाज में कहीं भी एक दूसरे के विपरीत विचारों का सुनने का धैर्य हो या न हो, अमर उजाला के इस मंच खबरों के खिलाड़ी में ये धैर्य है। और यहाँ पर अवधेश जी जो कहते हैं वो भी उतने ही धैर्य से सुना और बताया जाता है जितना विनोद जी या फिर राखी जी, अनुराग जी या फिर समीर जी और जितने भी आते हैं, रामकृपाल जी और सारे ही प्रबुद्ध पत्रकार आते हैं। तो हमने इस स्वस्थ मंच को कायम किया है। ये चौक चौराहे की या राजनीतिक दलों की वो बहस नहीं है जहाँ पर एक दूसरे को सुनने का धैर्य नहीं है। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को इस तरीके से कंसीव भी किया है, बनाया और उसी तरह का प्रतिसाद भी मिल रहा है। जनता ज़्यादा समझदार है, जनता ज़्यादा समझदार है। जनता जब एक पक्षीय बातों से या कट्टर विचारों से, विनोद जी कह रहे थे कि बुद्ध को लेकर और इसको लेकर और सनातन को लेकर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी की केवल फेसबुक की फोटो को देखकर या प्रोफाइल में दिए गए समर्थन को देखकर हत्या हो जा रही है। उतने अधैर्य, उतने कट्टर समाज में अगर हम इस तरह की बहस कर रहे हैं तो लोग इसलिए घर बैठकर सुन रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल पर इसके व्यूज़ देकर जवाब दे रहे हैं कि आपकी इस तरह की कट्टरता के हम खिलाफ हैं। हम सब तरह के पक्ष को सुनकर अपना मन मनाना चाहते हैं और इसलिए खबरों के खिलाड़ी जैसे मंच महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम एक ही तरफ की कट्टरता की बात नहीं करें। हमने वो कट्टरता देखी केवल फेसबुक की प्रोफाइल की वजह से किसी की अगर हत्या हो जा रही है, उस तरह की कट्टरता को समाज में जो विचार पैदा करते हैं उनको नकारने के लिए इस तरह की स्वस्थ बहस आवश्यक है। अब बात आती है चुनावी मुद्दों की। देखिए, मैं सत्ता पक्ष की बात करूं तो केवल राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था कि राम लहर पर सवार होकर ही नैया पार लग जाती। हम तो कहते ही है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और राम नाम को लेकर अगर इतना बड़ा एजेंडा था और विनोद जी कह रहे थे कि घोषणा पत्र में लिखते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार कर, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा 370 मुद्दा था, हमने कर दिया। राम मंदिर मुद्दा था, हमने कर दिया। समान नागरिक संहिता हमारा मुद्दा था, हम कर देंगे, और राज्यों में शुरुआत हो गई है। उन मुद्दों को उस तरीके से उठा पाने की शक्ति है, तो शक्ति कमज़ोर का पहले में विपक्ष की, तो ये मुद्दा सत्ता पक्ष की तरफ से था। और विपक्ष के लिए महंगाई, बेरोजगारी और जिन मोर्चों पर सरकार नाकाम रही है उसको मजबूती से उठाना मुद्दा था, वो भी विफल रहे। इसका मैं कारण बताता हूँ। इस देश की जो राजनीति है वो बड़ी विचित्र है। इस देश की राजनीति में चुनाव के बाद के आकलन तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अरे भाई साहब बहुत बढ़िया मुद्दा था बालाकोट, अरे भाई साहब वो, लेकिन राजनेता इसलिए डरे रहते हैं कि कब स्थानीय स्तर पर किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी मुद्दा बन जाएगी, जाति मुद्दा बन जाएगी, क्षेत्रीय, ये जो असुरक्षा की भावना है वोटरों के मानस को लेकर, वो रिस्क न लेने की जो परंपरा बन जाती है किसी भी पक्ष में, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि केवल इसी मुद्दे पर, अगर मान लीजिए केवल एक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते और हार जाते, कहते देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में मर गए, इनको पता ही नहीं इस देश में तो जाति कितनी महत्वपूर्ण है, इनको तो पता ही नहीं टिकट क्यों बांट दिए, इनको तो पता ही नहीं, तो विपक्ष को भी ला रहे हैं, जाति भी देख रहे हैं, उधर विपक्षी गठबंधन भी अपनी जमीन न चली जाए, हमारे मुद्दे न खो जाए, उस चक्कर में कंफ्यूज हो गया और किसी एक मुद्दे को बना देने से हम कमजोर न पड़ जाएं, इसके चक्कर में सत्ता पक्ष भटक गया। इसलिए मुद्दों का जो भटकाव है और चुनाव का जो बिखराव शब्द का इस्तेमाल किया अवधेश जी ने, वो प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आपको किसी एक मुद्दे पर उतना आत्मविश्वास ही नहीं है। इसलिए मंचों से भी आप सब कहते हैं, घोषणा पत्र भी कह रहे हैं, विपक्ष पर भी मुद्दा बना, अरे आप विपक्ष की जब बात करते हैं आप देख लीजिए बड़े बड़े नेता, और हम इसमें उन बाइट्स को चला भी सकते हो, क्या कह रहे हैं, अरे इनकी कौन सी, कुछ देर पहले हमने सर्वे करवाया था तो इनकी तो 180 आ रही थी, अब हमने सर्वे करवाया 150। अरे भाई अपनी सीट देख लो यार। जब विपक्ष मंच से सत्ता पक्ष के आने वाली सीटों की गिनती बताने लग जाए, इससे ज्यादा दारिद्र्य क्या होगा मुद्दों की कमी का। आप कह रहे हो इनकी 180 आ जाएगी, आप कह रहे हो इनकी 150 आ जाएगी, आप ये कह ही नहीं रहे हो कि हमें जिता दो, हमें वोट दे दो, हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, इन्होंने सत्ता में रहकर ये गलत किया। आप तो कह रहे हो इनकी आप उनकी वोट सीटों की गिनती कर ही क्यों रहे हो भाई साहब। इससे विजन की कमी, और वो सही कह रहे हैं विनोद जी, विजन की बजाय अगर टेलीविजन पे फोकस होगा तो विजन की कमी, और विजन है
सभी के घोषणा पत्रों में और डॉक्यूमेंट्स में है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर आत्मविश्वास नहीं है। मुद्दों का भटकाव और बिखराव सिर्फ आत्मविश्वास की कमी की वजह से, क्योंकि जनता कब कहाँ वोट दे देगी। एक वो मुद्दा था जब मैंने देखा है कि चुनाव में विदेशों से और दूर दराज के शहरों से रहने वाले लोग अपने मतदाता क्षेत्र में जहाँ पर उनका नाम दर्ज है, टिकट पहले से बुक करा कर गए और वोट करके आए कि अरे यार मेरा वोट जिसको देना है वो छूट न जाए और कहीं वो व्यक्ति हार न जाए। और उसके बरक्स लोग अगर हॉलीडे और वीकेंड के लिए सामान पैक कर रहे हैं, तो इन दो अंतर विरोधों को देख लेना राजनेताओं के लिए ज़रूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हम सबको भी सोचने की ज़रूरत है। सारी जिम्मेदारियां पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होती हैं, बतौर नागरिक भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम किन मुद्दों पर संजीदा हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाएं, ये हमारी भी बतौर नागरिक जिम्मेदारी होती है। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए, वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर से हमें बहुत सारा प्यार मिलता है। आप जो कमेंट्स के जरिए बताते हैं, हम अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, मेहमान उसी तरीके से बुलाते हैं और मुद्दे भी वैसे ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका, तमाम मेहमानों का। अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, सत्ता का संग्राम, हमारा चुनावी रथ ज़मीन पर है, हर एक वोटर तक पहुँच रहा है। आप अपनी समस्याएं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाइए, उस कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़िए। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।